मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो तेरा फेस चेंज हो गया है, तू मर्द बन गई है, तू किन्नर जैसी लगती है। मेरे को दिन में कम से कम 200 मैसेज रिसीव होते हैं इंस्टाग्राम पे कि आर यू ट्रांसजेंडर। नमस्ते, मेरा नाम नंदिता रावत है और मैं ईस्ट दिल्ली दिलशाद गार्डन में रहती हूँ। वुमेन फिजिक एथलीट हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग खेलती हूँ और अभी जस्ट IHFF शेडू क्लासिक 2022 में मैंने गोकार्ड विन किया है। और मेरे जो कोच हैं वो मिस्टर इमरान खान सर हैं, उनका जिम शालीमार गार्डन में है। तो मेरा जो बर्थ है वो इलाहाबाद का है। वैसे तो मैं रावत हूँ, गढ़वाली हूँ, बट मेरे दादाजी इलाहाबाद शिफ्ट हो गए थे और इलाहाबाद में मैं पैदा हुई हूँ। 25/5/1986 1986 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे लड़कियाँ बताती नहीं हैं। और मेरी जो मदर हैं वो प्रिंसिपल थी इलाहाबाद GGIC गर्ल्स इंटर कॉलेज में। मेरे फादर पॉलिटिशियन थे। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ और फादर हैं नहीं, फादर साहब अभी उनकी डेथ हो चुकी है। पॉलिटिशियन के चक्कर में उनका मर्डर हो गया था। सो बस इतनी छोटी सी जर्नी है, क्योंकि बहुत छोटी थी जब उनकी डेथ हुई, तो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ कि पापा के बहुत क्लोज थी, बहुत लाडली थी। तो आई वॉज 13 ईयर्स की थी मैं जब उनकी डेथ हुई थी। सर, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है या मुझे इस लाइन में आना है, क्योंकि अगर आज से 4 साल पहले की बात करें तो मैंने अपनी लाइफ में कभी जिम में पैर भी नहीं रखा था। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए। आज से 5 साल पहले मेरा रिज़ॉर्ट हुआ करता था मनाली में, होटल कैसल मनाली के नाम से। मैं अपना रिज़ॉर्ट देखती थी, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, तो वहाँ मैंने फिर अपना रिज़ॉर्ट लिया और लीज़ पे लिया था वहाँ पे। तो मैं होटल ही देखती थी। बट वहाँ मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। मैं ड्राइविंग करते करते गाड़ी लेके खाई में जा गिरी। तो मेजर इतना एक्सीडेंट था कि 4-5 घंटे तक तो मैं खाई में ही पड़ी थी और किसी को पता ही नहीं था कि कोई खाई में पड़ा हुआ है। जब हॉस्पिटल में आँख खुली उसके बाद पता चला कि राइट साइड पूरा ख़त्म हो चुका है और डॉक्टर ने बोला कि शायद आप कभी ढंग से चल ही नहीं पाओगे। तो 3.5 महीने वहाँ एडमिट रही मैं। मनाली में हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल, रिकॉर्ड है वहाँ पे। सो जब 3.5 महीने के बाद डिस्चार्ज हुई तो होटल वगैरह सब ख़त्म हो चुका था, कोई संभालने वाला नहीं था। उसकी लीज़ खाली करी। वापस जब दिल्ली घर आई तो बेड पे पड़े रहना रात दिन, क्योंकि प्लास्टर कटे थे, कहीं आना जाना नहीं, कोई जॉब नहीं। बेड पे पड़े पड़े सिर्फ खाना पीना, दोस्तों को बुला के घर में पार्टी करना, यही लाइफ रह गई थी मेरी। कोई बाहर की कोई ऐसी लाइफ बची नहीं थी। जब वर्कआउट स्टार्ट करो कोई दोस्त आ गया मिलने, फिर पार्टी में चले गए, खाने चले गए, फिर यही चलता रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से थोड़ा निकलना है और मुझे अपनी जो सोशल लाइफ है ना वो पूरी बंद करनी है। फिर मैं अपने कोच मिस्टर इमरान खान सर से मिली। उनका जिम दिलशाद गार्डन में था पहले, टीम आयरन चैम्प के नाम से। फिर मैंने अपने कोच को पूरी बात बताई कि ऐसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है और अभी जस्ट रिसेंटली मेरे प्लास्टर वगैरह कटे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप आ जाओ और मैं कराऊंगा। सिचुएशन ये थी कि मेरे हाथ से सिंगल फ़ोन भी नहीं उठता था। तो मेरे कोच ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ के लिए। कहते ना कि अगर एक अच्छा कोच, एक अच्छा गुरु मिलना एक भगवान के मिलने के बराबर होता है। तो वो टाइम था जब वो मुझे डंबल्स पकड़ के मेरे हाथ को पकड़ के वो मुझे वर्कआउट कराते थे। और नाउ अभी ये टाइम है कि मैं 40-30 kg के डंबल खुद उठा लेती हूँ। तो वो मेरे लिए जैसे कि मेरे फादर नहीं हैं, तो जो मेरे कोच हैं वो मेरे फादर से बढ़ के ही हैं। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो लोग आपको बहुत लूटते हैं। पहले मैं भी कुछ गलत हाथों में चली गई थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट उनकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल टोटल ही बंद हो गई थी। आप ये समझ लो उन्होंने कभी किसी लड़की को ट्रेन नहीं किया और बहुत अच्छा नाम है उनका। अगर मैं लूँगी, मेरे पास एक ऐसा वीडियो मेरा यूट्यूब पे आया था, तो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स के मेरे पास धमकी भरे कॉल मैसेज आने शुरू हो गए थे कि आप इस वीडियो को डिलीट करो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने उनको अपने जिम का एड्रेस भेजा कि भाई ये मेरे जिम का एड्रेस है, मैं यहीं बैठी हूँ, आपको जो करना है करो, वीडियो डिलीट नहीं होगा। तो जैसे मैं कुछ गलत हाथों में गई, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कि
किसी मेल को, किसी लड़के एथलीट को भी वीक का 6 ml सामान नहीं लगता होगा। 6 ml बहुत बड़ी बात होती है एज अ गर्ल, किसी गर्ल को 6 ml सामान देना। तो मेरी वॉइस बंद हो गई, धीरे धीरे भारी होती गई। भारी होते होते वो इतनी बंद हो गई कि मैं किसी को फ़ोन करती थी तो उसे मेरी आवाज़ नहीं समझ आती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब मैं अपने कोच के पास, मिस्टर इमरान खान सर के पास पहुँची, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी। तो पहले तो उन्होंने मेरे ऊपर काम किया बहुत ज़्यादा। जो मेरी आवाज़ चली गई थी, धीरे धीरे करके उस चीज़ को वॉश आउट करने के लिए उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया। देन वहाँ से मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। अब जब एक्सीडेंट के बाद जिम ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मतलब घर जाके भी क्या करूँगी, थोड़ी देर और जिम में रुकूँ। तो धीरे धीरे करके ना वो थोड़ा, जब कहते हैं ना आप कोई काम करो फिर आपको उसमें मज़ा आने लगता है, तो मुझे जिम में मज़ा आने लगा। मतलब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे मेरे जिम में ही निकलने लगे। तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि जब आप इतना टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप फिर इसी चीज़ को आप प्रोफेशनल, आप पैशन, इतना अच्छा पैशन है आपको, तो आप इस चीज़ को आगे लेके जाओ। फिर मुझे भी मज़ा आने लगा। मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, आप बताओ मुझे क्या करना है, बस मुझे अब करना है। फिर मैं जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के शोज़ वगैरह होते थे, मेरे जो कोच हैं वो बच्चे बहुत अच्छे तैयार करते हैं और बहुत सारे, मतलब अभी तक मेरे सामने 4 साल में तो गिनती नहीं कि उन्होंने कितने एथलीट स्टेज पे चढ़ा के उतार दिए। तो जितने भी बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं वो देखने जाने लगी कि देखते देखते थोड़ा मुझे नॉलेज होगी इस चीज़ के बारे में। तो जब मैं जाती थी वहाँ लड़कियों को देखती थी स्टेज पे तो मुझे और अच्छा लगता था और मेरे अंदर कीड़ा जाग गया कि नहीं अब तो मुझे करना ही है। तो मैंने जो फर्स्ट कंपटीशन खेला था अपना, वो बहुत लोकल कंपटीशन था बुलंदशहर में, अमित सर की फेडरेशन से। तो मैं वहाँ गई खेलने। वहाँ मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ी और पहली बार गोल्ड लेके आई, तो मुझे और अच्छा लगा कि मतलब पहली बार में मैं गोल्ड ले आई। तो वहाँ से एक मेरी और एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि बिकनी क्या होता है, विमेन फिजिक क्या होती है, विमेन फिगर क्या होता है। बुलंदशहर मेरा फर्स्ट कंपटीशन था और मैंने बहुत अच्छी, मतलब नेचुरली मैंने उसके लिए तैयारी की थी, क्योंकि मुझे तब यही नहीं पता था कि बॉडी बिल्डिंग, विमेन बिकनी क्या होती है। तो बस जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में क्या होता है कि हर गली मोहल्ले में एक टेंट लगा के कोई भी कंपटीशन करा देता है, किसी भी फेडरेशन का पता नहीं होता। तो उस टाइम मुझे भी नहीं ऐसा कुछ था कि कोई फेडरेशन भी होती है या कोई इसकी कम्युनिटी होती है बॉडी बिल्डिंग की। तब ये था कि जहाँ भी गेम होता था और मैं बस तैयारी करती थी और चली जाती थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। और बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी, जैसे कि आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में चीटिंग होती है, आपके नोन लोग होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो जब मैं गई और बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी मतलब मेरे साथ चीटिंग हुई वहाँ पे, तो वहाँ मैं थोड़ा डाउन हो गई कि यार इतना अच्छा होने के बाद भी उसको फर्स्ट कैसे मिल गया। वो मुझे बाद में पता चला कि जो जजिंग कर रहे थे वो उनकी बेटी थी। फिर लड़कियों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई मेल स्टेज पे चढ़ता है तो लोग उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, बट कोई लड़की स्टेज पे चढ़ती तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। मेरे कोच ने वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अभी तो तुमने स्टार्ट किया है, बहुत सी ऐसी जगह पे आएंगी कि जहाँ पे मतलब अभी तुम सेकंड लेके आई हो, वहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम टॉप 5 में नहीं रहोगी, बड़े कॉम्पिटिशन्स होंगे, तुम टॉप 10 में नहीं रहोगी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तैयारी छोड़ दो। बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे IBBF का बताया, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। मेरे पास उसके 5 गोल्ड मेडल हैं, मिस YMCA रही हूँ मैं। फेडरेशन कप में अभी मैं खेल के आई थी, टॉप 5 थी। सिर्फ 24 डेज़ की तैयारी में मैं टॉप 5 थी, जिसमें मेरे साथ 27 लड़कियाँ थी स्टेज पे फेडरेशन कप में। देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो गर्ल्स को ही फेस करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी से हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो आपके नेबर्स हो, रिलेटिव्स हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स गर्ल्स के लिए ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी खुद की भी बात कर रही हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि आपका, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो तेरा फेस चेंज हो गया है, तू मर्द बन गई है, तू किन्नर जैसी लगती है। मेरे को दिन में कम से कम 200 मैसेज रिसीव होते हैं इंस्टाग्राम पे कि आर यू ट्रांसजेंडर। तो मैं उन लड़कियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी ये चीज़ें सुन के ना आप डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। वो आपको ऐसे कमेंट करेंगे ना कि आपको इतना गुस्सा आएगा कि बस इस चीज़ को यहीं स्टॉप कर दो और आज के बाद मैं जिम में पैर नहीं रखूँगी, या आज के बाद मैं सामान नहीं चलाऊँगी, या मैं कॉम्पिटिशन नहीं खेलूँगी। ऐसे भी बच्चे हैं मेरे पास जो मतलब मुझे बोलते हैं कि नहीं अब मैं आगे से जिम नहीं आऊँगी। फिर मैं उन्हें बहुत मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, ऐसे अगर तुम ऐसा करोगी तब तो वो ऐसा करेगा ही करेगा।
तो ये चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि मतलब मार्केट में अगर आप बीइंग अ गर्ल अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो अपने दोनों कान बंद कर लो, और अगर आप दोनों कान नहीं बंद कर सकते तो एक खोल के रखो कि यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो बाहर, ठीक है ना। तो मुझे तो किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि मुझे कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का फ़र्क नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको मैसेज नहीं देना चाहती, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके घर में अगर बेटी होती है तो आप उसी दिन से उसकी शादी की तैयारी में लग जाते हो कि मतलब ये 12th कर ले या ग्रेजुएशन कर ले, देन इतने साल में हम इसकी शादी कर देंगे, और आप उसकी फंडिंग के लिए आप पैसे इकट्ठे करने लग जाते हो। मेरे हिसाब से वो फंडिंग ही होती है, ठीक है। तो अब पहले के पेरेंट्स और अब के पेरेंट्स में वैसे काफ़ी फ़र्क आया है, बट सोच में फ़र्क अभी भी उतना नहीं आया है। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी, जैसे आप अपने बेटे से पूछते ना कि तुझे आगे जाके क्या करना है, तो वैसे आप अपनी बेटियों से भी पूछो कि उसे आगे जाके क्या करना है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं वो बॉडी बिल्डिंग हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, आप उससे पूछो कि आपको क्या करना है। उसकी शादी में पैसे इकट्ठे करने की जगह शादी के लिए ना आप उसके उस चीज़ पे पैसा लगाओ। कल को आपको उसकी शादी खुद नहीं करनी पड़ेगी, वो इतनी कैपेबल खुद हो जाएगी कि आपको करनी नहीं पड़ेगी। आफ्टर शेरू क्लासिक जो मैंने प्रो कार्ड विन किया है, उसके बाद मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की थी जब मुझे पता चला कि अक्टूबर में प्रो लीग हो रहा है और फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है मुंबई में। तो मैंने वहाँ से फिर से तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि शेरू के बाद मैंने 10-15 दिन का गैप लिया था। और फिर मेरी बात हुई शेरू अग्नि सर से और टाइटन से बात हुई मेरी, तब उन्होंने मुझे बताया कि इसमें आपकी कैटेगरी नहीं है, वुमेन फिजिक नहीं है, सिर्फ हमने वुमेन्स पिक नहीं किया है। तो मैं बहुत उनके सामने मैंने हाथ पैर जोड़े कि सर ऐसा मत करो प्लीज़, वुमेन फिजिक भी रखो। बट उन्होंने बोला नहीं, ये पीछे से डिसीज़न आया तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मुझे पता चला कि मुंबई से पहले 22 अक्टूबर को दुबई में भी प्रो लीग हो रही है। तो मैंने फिर अपने कोच से बात करी कि आप इसके बारे में पता करिए और मुझे बताइए। तो मेरे सर ने बात करी उनसे और फिर पता चला कि वहाँ पे हमारी कैटेगरी, मतलब गर्ल्स की कैटेगरी नहीं रखी है दुबई में। तो फिर मैंने अभी तैयारी अपनी स्टॉप करी हुई है। अभी मुंबई जाना है एमेच्योर ओलंपिया के साथ, ओलंपिया में कुछ ब्रांड्स के साथ, और वहाँ से आते ही मेरा प्रो लीग है इटली में जनवरी में। वहाँ से आते ही फिर मैं प्रो लीग की तैयारी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ से कोई भी गर्ल्स जो है वो प्रो लीग खेलने गई ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए, और आने वाले कुछ सालों में मैं अपने आप को ओलंपिया स्टेज पे देखना चाहती हूँ। सो एक छोटी सी मतलब जर्नी मैंने जो स्टार्ट की थी, जर्नी तो स्टार्ट हो गई है, बट मैं अभी रुकना नहीं चाहती, कंटिन्यू अभी चलते रहना चाहती हूँ।